बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। चाय वगैरह के बाद मेरे हिसाब से आप लोग सेटल हो गए होंगे। सुबह से सबसे पहले आप सबकी सराहना इस बात के लिए कि आप हमारे इस युवाओं के सम्मेलन में हमारा भरपूर साथ दे रहे हैं। जब मुझसे चर्चा हुई कि इस सम्मेलन में क्या करना है और मेरी जिम्मेदारी क्या होगी, तो मैंने बड़े मन से एक बात कही। बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं, जल्दी से बताना चाहूँगा। मैं मूलतः भारतीय शास्त्रीय संगीत का विद्यार्थी हूँ और किन्हीं कारणोंवश इस काम से जुड़ा हुआ हूँ। साहिर साहब की एक लाइन याद आ गई हमें, साहिर लुधियानवी साहब की, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये लाइन आज के गीत संगीत पर बड़ी लागू होती। जब कोई अच्छा गाना मैं सुनता हूं तो बड़े ज़हीन और काबिल संगीतकार हमारे बीच होंगे, तो फिर गुलजार साहब की लाइन याद आती है कि तुम आ गए हो, नूर आ गया है, वरना चरागों से लौ जा रही थी। तो अच्छा गीत सुनता हूं, अच्छा संगीत सुनता हूं, तो लगता है नहीं अभी तो जिंदा है भाई, पूरी तरह से नहीं मरा है। फिर अंत में जब रेडियो के माध्यम से संगीत सुनता हूं, तो रेडियो में भी दोनों अलग अलग तरह के संगीत सुनाई पड़ते हैं, तो उसमें फिर ये भी सुनने को मिलता है, क्योंकि ज्यादा नौजवान चेहरे मुझे नहीं नजर आ रहे हैं यहां पर, लेकिन नौजवानों का पसंदीदा गाना भी सुनने को मिलता है कि लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। समझ रहे हैं आप लोग? तो लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। तो मैं कुछ ऐसे लोगों को इस मंच पर आमंत्रित करूंगा। युवाओं का सम्मेलन है और युवाओं के लिए संगीत बनता है, लेकिन आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। बड़ा रिसर्च करके मैं आया और हाल में एक टेलीविजन प्रोग्राम में देख रहा था, इसका जिक्र जरूर करूंगा, बड़ा मशहूर कार्यक्रम है मुझे बताया गया, उसको बनाने वाले लोगों से भी मैंने संपर्क किया। तो उसमें छोटे छोटे बच्चों की गायकी की प्रतियोगिता होती है। छोटे बच्चे जिनकी उम्र है 11 साल, 10 साल, 12 साल, और देख के मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि वो छोटे बच्चे जो गाना गाते हैं वो सब उस जमाने का गाना है जब उनके माता पिता नहीं होंगे। तो जब वो जो संगीतकार लोग आएंगे इनको प्रभावित करने, जब उस प्रतियोगिता में वो गाना गाते हैं तो नए जमाने गाना नहीं गाते, वो गाते हैं 40 साल पुराने गाने, 30 साल पुराने गाने। तो कहीं पर तो भाई हमें यह सवाल पूछना पड़ेगा अपने आप से कि क्या जो आज का संगीत है या आज का गीत है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, क्या उसकी आत्मा मर गई है? या हमारा नौजवान जो संगीत सुन रहा है, जिसके लिए हम इतना सारा म्यूजिक बना रहे हैं या इतना सारा म्यूजिक हम लोकप्रिय बना रहे हैं, क्या वो वाकई सुरीला नहीं रह गया है? ये कुछ बड़े बुनियादी सवाल हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी 40 साल पुराना वाला गाना गाकर सुना रहे हैं और उससे प्रतियोगिता जीत रहे हैं। तो इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप भी अपनी राय इसमें से देंगे, ताकि मुझे ये तो पता चल सके कि आपके किस जमाने का संगीत सुन रहे हैं। रेडियो स्टेशंस के बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए कि पुराने म्यूजिक को सुनाने और बजाने के लिए ना सिर्फ कार्यक्रम होते हैं, पूरे पूरे अलग से रेडियो स्टेशंस चलते हैं। तो उस समय का म्यूजिक आज भी कितना तन्मयता से लोगों के दिलों में बसा है, लोगों के दिमाग में बसा है, ये समझने की जरूरत है। और किसी को बुलाने से पहले, ये एक सज्जन है थोड़ी देर पहले यहाँ मौजूद थे, तो ये आने से पहले यहाँ अपनी एक किताब दे गए मुझे प्रसून, और उन्होंने बता दिया कि भाई आप जो विषय उठा रहे हैं तो मेरी किताब का जिक्र कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी भी इसको जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्रसून तो नहीं, किताब थमा गए मुझे, तो मैं उनको उनके माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। अब मैं अपने मेहमानों को बुलाना चाहूंगा यहां पर। सबसे पहले साजिद वाजिद साहब, आइए आइए। इन लोगों के बारे में, इनके काम के बारे में मुझे कतई बताने की जरूरत नहीं है, और हम लोग पहले भी कार्यक्रमों में रह चुके हैं। आइए भाई। और बड़े दिल से ये संगीत बनाते हैं, तो इनसे प्यार से पूछेंगे इनकी मजबूरियां क्या हैं। और इन सब लोगों के लिए एक चुनौती होगी, जब इस कार्यक्रम का अंत होने लगेगा इस सेशन का, तो ये सब जो है अपने जमाने के गाने गा के सुनाएंगे, मेरे जमाने के नहीं। बैठिए। कनिका कपूर हैं आप, प्लीज आइए। इनके गीत बहुत लोकप्रिय हैं। मेरे साथ एक नौजवान सौरभ शुक्ला काम करते हैं, इनके बहुत बड़े फैन हैं। प्लीज आइए मैम।
और जब मैंने उनसे पूछा कि भाई इनके लोकप्रिय गीतों के बारे में कनिका जी के बताइए, तो सौरभ ने तुरंत मेरे मुंह पे वाक्य का चांटा मारा और कहा कि वो आपकी जनरेशन की नहीं है। तो प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए। और कौसर जी प्लीज आइए। बड़े खूबसूरती शायरी ये लिख रही हैं। इनका एक सूफी कलाम जो है एक बड़ी मशहूर फिल्म में मुझे बहुत पसंद आया। तो इनसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि इनको कितने लोग ऐसे काम दे रहे हैं, या अगर ये, हाँ आप लोग कहीं भी बैठ सकते हैं, आप लोग तो जोड़ी है ना। अच्छा आप लोग लड़ते रहते हैं सही। अच्छा आपको गारंटी में शरीफ आदमी हूं, चलिए कोई बात नहीं। तो हाँ आप लोगों को अपने पास आपके नजदीक में आपका माइक रखा हुआ है। हेलो 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 चेक या। तो जैसे मैंने कहा कि ये सब लोगों के काम को आप जानते हैं, तो इनको मुझे मिलाने बताने की कोई जरूरत नहीं है। मूल बात बड़ी सिंपल सी है, बड़ी सरल सी है कि आज का जो गाना बनता है वो उम्र दराज क्यों नहीं होता। बड़े बड़े शायरों ने कहा है कि गाने जो हैं वो गहनों की तरह होते हैं, गाने जो हैं वो विरासत की तरह होते हैं, संगीत अमानत होता है। मेरे जैसा आदमी जब संगीत का शिक्षण की जो प्रक्रिया थी उससे गुजर रहा था, तो गंडा बनाने की प्रक्रिया होती है और कहते हैं कि उसमें जो है उस्ताद जो उसकी धरोहर है, जो उस्ताद की दिल की तासीर है, वो आपको आगे दे देता है चलाने के लिए, एक तरह से हैंड ओवर करता है। तो ये लोग, आप लोग क्या हैंड ओवर कर रहे हैं, थोड़ा सा इन लोगों को बताना पड़ेगा। आज मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों से मैं ये सवाल पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा कि आप लोगों के ऊपर किसी किस्म का दबाव होता है, या वाकई आप अलग तरह का म्यूजिक बनाना चाहते हैं लेकिन कहीं पे भी वो छोटी सी अपॉर्चुनिटी भी आपको नहीं मिलती। सबसे पहले कहना चाहूँगा कि संगीत में बहुत सारी दिशाएं होती हैं। सो एक उसके लिए सीखा जाता है, जैसे आपने कहा गंडा बंधन होता है, और वाकई गुरु से जब आप सीखते हैं तो गुरु अपने दिल की सारी बातें आपको बताता है, ताकि वो आप सीखना इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपके सवाल पे आ रहा हूँ, क्योंकि ये जो सवाल आपने कहा कि आपकी मजबूरी होती है कि नहीं, हाँ। तो मजबूरी तो होती है, मजबूरी होती है, 100% होती है। बिकॉज एक फिल्म है, एक स्टोरी है, एक कैरेक्टर। ये बड़ी ईमानदार बात है, मैं बीच में ही टोक रहा हूं आपको। कम से कम कोई ये ईमानदारी से, वरना बड़ा अच्छा लगता है लोगों को ये कहना कि नहीं यार ये साहब हम तो जो संगीत दे रहे हैं कमाल का है, तो आपको तो पता ही नहीं है हम क्या बना रहे हैं। बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ। और हम लोग क्योंकि सिंस वी बिलोंग टू इंडस्ट्री ओनली बिकॉज हमारे फादर श्री उस्ताद शराफत अली खान साहब तबला वादक थे, जो अब नहीं रहे, लेकिन उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। तो जब फिल्म संगीत करते हैं आप, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि यू नो ये स्टोरी है, ये कैरेक्टर है, इससे आप हिल नहीं सकते। दुविधा का चक्कर यही है कि सीखना का काम आता है कि 5 सिचुएशन है, या तो हीरो लड़की को प्रपोज कर रहा है या लड़की हीरो को प्रपोज कर रही है। जो तो पहले जमाने में भी होता था ना। नहीं, वही चीज चल रही है। तो पहले जमाने में लोग कहते थे तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, बट उस अब टाइम आप पे क्या लोग होता कहते हैं कि ऊंचे से ऊंचा बंदा पॉटी पे बैठे नंगा। हाँ, ये fact नहीं। है, ये लिरिक्स हैं आज के नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये मेरे लिरिक्स नहीं है। नहीं, ये आपके मैं ही नहीं पॉटी पे बैठा नंगा जिसके हैं ये उसको पकड़िए, बिल्कुल जरूर पकड़िए, क्योंकि हमने आज तक जितना भी काम किया है। हाँ आई वुड लाइक, हेलो हेलो, थोड़ा सा लो कर दो जी। एक्चुअली आज जब आप लोगों के सामने बैठा है, तो सबसे पहली बात तो ये बोलूँगा कि आई एम नॉट गोना लाई एंड आई एम नॉट गोना बिहेव लाइक अ डिसेंट मैन, और जो सच है वो बोलना चाहता हूँ, जो दिल में है वो बोलना चाहता हूँ। पहले संगीत मांगा जाता था इसलिए बनाया जाता था, आज संगीत छीन लिया जाता है इसलिए फेंक दिया जाता है। ये तो बड़ी जाती हो जाएगी ना फिर। लेकिन एक मिनट, क्योंकि आपने ये बात कही है और आपके पास आने से पहले दिल में कहीं मलाल नहीं होता? अंग्रेजी का शब्द है फ्रस्ट्रेशन, सबके जीवन में आता है, तो होता नहीं यार क्या है, मतलब ये तो 10 मिनट में गाना बन गया। वो जितना आपके आधुनिक ऑर्केस्ट्रेशन है, डिजिटल म्यूजिक है, उससे गाना छप भी गया, उसके बाद लोड होकर गाना अपलोड भी हो गया, उसके बाद डाउनलोड भी हो गया, तो कहीं फ्रस्ट्रेशन नहीं होता कि गीत कहाँ गया, संगीत कहाँ गया? एक्चुअली सर
देखिए मैं बहुत ही मैं रिसर्च पे नहीं जानता। मैं ये चीज़ सोचता हूँ, मेरे ये मानना है जो चीज़ बिकती है ना उसको वो गलत नहीं है। आई बिलीव दैट। क्योंकि एक वक्त था जब रीमिक्सेस बन रहे थे और हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए थे, क्योंकि जो आर डी बर्मन जी के गाने थे वो डीजे फलाना और डीजे ढिमाका का नाम छप के आता था। तो आई फेल्ट के आने वाली जो जनरेशन है वो आरडी जी के गाने को नहीं जानेगी, वो बोलेगी ये गाना डीजे ने इसने बनाया है, फलाने इसने बनाया है। मगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल है ना, और वो कोई है 100% रिस्पॉन्सिबल है जो आवाम में है ना बांटना नहीं चाहता, वो अकेला खाना चाहता है। और जब अकेला कौन है? नहीं, बहुत सारे लोग हैं। मेरे इशारे को मतलब इनसे बड़े गुनी लोग तो यहाँ पर है ही नहीं। हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री से बड़ा यहाँ पर ट्रॉमा हिंदुस्तान के अंदर कोई है ही नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। तो जब एक ऐसी होती ये है ना बाजार है, ये बाजार का दबाव है, ये प्रोड्यूसर है, ये म्यूजिक कंपनियां हैं, ये रेडियो स्टेशंस हैं, ये हैं तो कोई ना, सर, ये आप जिसको चलाने वाले हैं। आप तो सबको जानते हो। नहीं, मैं जानता हूं, आप तो सबको आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ। नहीं सर, कहीं ना कहीं आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव दिस कि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस तो हुई हैं। ये जो आपने आज शो रखा है, एक वक्त होता था कि जब मैं और वाजिद, हमारे डैड हमको परखते थे कि गाना क्या बनाया है, इस गाने की लिरिक्स के अंदर मासूमियत होनी चाहिए। मोहब्बत में पहले मासूमियत होती थी, हर चीज़ में मासूमियत होती थी, पर्दे होते थे, शर्म होती थी। आज मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें है ना बहुत ही ओपन हो चुकी है, जिसको हम बड़े स्टाइल से कहते हैं कि बहुत ही नंगा हो गया है मामला। तो वो बहुत कुछ हो गया है। लिरिक राइटर्स, खैर मेरे साथ तो लिरिक्स की मदर इंडिया बैठी हुई है। आई एम अ बिग फैन ऑफ कौसर मुनीर। मतलब इस वक्त भी अगर कोई शायरी का इस्तेमाल करता है और सेंसिबिलिटी का इस्तेमाल करता है तो आई थिंक शी इज देयर। गिव हर अ वेरी बिग हैंड प्लीज। मैं आप ही के पास आने वाला था। एक गाना मैंने जब आपका सुना इस कार्यक्रम को करने से पहले, तो लगा कि आप सूफियाना कलाम लिखने की कोशिश कर रही हैं आज की फिल्म इंडस्ट्री में। लगा कि हाँ जी। कौन सा गाना था वो? आपका गाना है बजरंगी भाईजान फिल्म आजा का। तू जो मिला। हाँ। हाँ। तो अगर आप ये गाना अपने प्रोड्यूसर को बताती कि भाई मुझे इस तरह का गाना लिखना है, या जैसे इन्होंने बड़ी ईमानदारी से कहा कि फिल्मी मांग ही हो रही है, तो पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? रिजेक्शन की होती है या कहते हैं हाँ ठीक है, कम से कम हम ट्राई करते हैं? मैं थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहूंगी। Please. 10 मिनट। Please. मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अच्छा, बिल्कुल बताइए। जो सोसाइटी होती है, जो समाज होता है, जिस तरह के लोग होते हैं, जो उनकी बोलचाल की भाषा होती है, जो उनकी सेंसिबिलिटी होती है, जो उनका मिलना जुलना, रख रखाव, उठना बैठना होता है, आजकल की फिल्में वही ज़बान बोल रही हैं। अगर मैं यहाँ पे जो भी यूथ फॉर चेंज हैं, अगर मैं उनसे कहूँ मैं तेरे जुल्फ़ों के साए में बैठकर ताउम्र यूं ही मदिरा पीना चाहती हूँ, वो कह देंगे या राइट नो। So you gave an example of गुलजार साहब। गुलजार साहब जिन्होंने शुरू किया था मोरा गोरा अंग ले लो मोहे शाम रंग दे दो, वो आज के डेट में कहते हैं आंखें भी कमाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती हैं। दैट इज अ मॉडर्न इडियम। अमिताभ भट्टाचार्य, स्वानंद किरकिरे, इरशाद कामल, गुलजार साहब, जावेद साहब, ये अपना वरुण ग्रोवर। भाषा को लेकर बहुत बहस होती है इसीलिए, क्योंकि जो इंग्लिश है हमारे माध्यम में भी होती है, कोई गलत बात नहीं, होनी भी चाहिए भाषा को लेकर, लेकिन जो इंग्लिश घूम घूम के आ रही है, तो इससे आपको लगता है कि ये सिर्फ नौजवानों की पुकार है, आप लोगों ने अपना खुद का मार्केट सोच रखा है और उसके हिसाब से आप गाना बना देते हैं? नहीं, बहुत मैं कहती हूँ 1 मिनट के लिए फिल्में, संगीत, गीत ये आप अलहदा रख लीजिए। अगर मैं किसी नॉन हिंदी स्पीकिंग किसी फॉरेनर से मिलती हूँ, मेरे लिए एंड आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, आई एम फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं एक टकटकी में इंग्लिश बोलूँ, कहीं ना कहीं उसमें हिंदी आ ही जाती है, और फिर मैं कहती हूँ अरे यार इस वर्ड का ट्रांसलेशन मैं कैसे करूँ। यही सारी चीज़ें जो मुझे लगता है हमारी फिल्मों में, हमारे गीतों में, हमारे संगीत में किसी ना किसी तरह से वो ब्लीड हो रहा है, और उसमें आई डोंट थिंक उसमें कोई गलत बात है। फिर इनकी उम्र क्यों नहीं हो पाती? अगर आपको लगता है कि ये ज़बान आज की ज़बान है या आधुनिक ज़बान है, नौजवान इसे बोल रहा है, इसके बोलने से किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये गाने इतनी तेज़ी से गायब कैसे हो जाते हैं? 2, 3, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, मुझे नहीं पता, मैं उनकी व्यावसायिकता के बारे में जानकारी नहीं रखता, लेकिन बहुत तेजी से गायब हो जाते हैं। और यहाँ तक होते हैं कि जब वो वापस बसते हैं 2 साल बाद, तो
तो आधे लोगों को पता भी नहीं होता कि ये 2 साल पहले शायद कभी आए थे। और आप, मैं जानता हूं आप दोनों लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो रह जाते हैं वो उनमें एक क्वालिटेटिव, एक कंटेंट, एक जिसे आप कहते हैं एक शायरी, एक पोएटिक थॉट होता है। आज भी जो लोग अगर मुझसे पूछते हैं अच्छा आप क्या करती हैं, मैं कहती हूँ मैंने परेशान गाना लिखा था, बस दैट इज इनफ, एंड दैट वाज अ सॉन्ग विद पोएटिक थॉट एंड वर्ड। आई थिंक कनिका जी, Well, क्योंकि I second that actually. मुझे भी, मैंने 30 गाने गाए हैं पिछले 18 महीनों में, 2 साल में, बट आज भी मैं जब कहीं जाती तो बोलती वो बेबी डॉल सिंगर, you know. So I'd ये like तो you to. पहचान हो गई आपकी, मतलब वो गाना जो था मेरे हिसाब से ये आपकी पहचान हो गई कि आपको उस गाने से पहचाना जाता। लोग कहते हैं भाई आपने वो गाना गाया था, लेकिन उसमें कहीं आप संगीत की पहचान ढूंढ पा रही हैं? आपकी तो हो गई पहचान, उससे किसी को एतराज नहीं। सबके सफलता के अलग अलग नियम होते हैं, आयाम होते हैं, हर सफलता को अलग अलग तराजू पे लोग तोलते हैं, लेकिन संगीत की पहचान हुई क्या? जी, मैं ये कहना चाहूँगी दैट आज की इंडस्ट्री में, हम आज के ज़माने में इतना कंप्यूटराइज सब कुछ हो गया है, बट फिर भी चाहे वो बेबी डॉल हो, चाहे वो डाडा डस्से हो, चाहे वो चिट्टियाँ कलाइयाँ हो, चाहे वो ओए होए जवानी ले डूबी हो, आई थिंक कोई भी गाना हो, हर गाने में संगीत है। एंड आप अगर या तो आप गा सकते हैं या आप नहीं गा सकते हैं, हर गाने में संगीत है। इट इज एज डिफिकल्ट आज की तारीख में एक गाना जो आज मैं गाती हूँ, मेरे हिसाब से वो उतना ही डिफिकल्ट है जितना 2 लफ्जों की कहानी और चलते चलते और कोई और गाना हो। ऑफ कोर्स हर गाने की गायकी अलग है, एंड दैट्स व्हाट आईड लाइक टू से। ठीक है, शायद आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, फिर मैं आऊंगा। सी एज क्रिएटिविटी के साथ मैंने बहुत देखा है कि बड़े बड़े लोगों ने मुझे कहा है मिस्टेक्स आर क्रिएटिव, यू नो, कीप डूइंग मिस्टेक्स। सो आई थिंक ये दौर है ना, इस एग्जाम्पल के लिए करेक्ट है। देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स जिनको लोग बाग समझ नहीं पा रहे हैं और उसको क्रिएटिव समझते हैं, और वो क्रिएटिव का धंधा वो बन चुकी है। बिकॉज देर आर पीपल जो लिसनर हैं वो भी उसको उस पर बिलीव नहीं करते हैं, दे जस्ट वांट टू बाय इट। एनी सॉन्ग जो कोई उस पर ध्यान नहीं देता, एक गाने को हिट कराने के लिए एक जद्दोजहद लगती है, एक रिसर्च लगता है, इनके साथ बैठा जाता है, इनके साथ बैठा जाता है। हम लोगों ने जो काम किया है, हमारे पास गाना डब करने से पहले सोनू निगम साहब आते थे, 2 दिन पहले आते थे, गाना पूरी तरीके से याद करते थे, लिरिक्स की रफ्तार से अब बनता है। मुझे ये भी किसी ने बताया कि पहले के जमाने की तरह से बैठकें कम हो गई हैं, वक्त कम हो गया है, फिल्मों को कम समय में बनना चक्कर क्या हो गया है ना, चक्कर मैं बताता हूँ भाईजान, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना आज और कल के अंदर, ये आज और कल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट इतना हो गया है कि जो लोग सोचते हैं कि हम आज के साथ हैं, वो ये भूल गए कि कल पार करके ही वो आज आए हैं। I'll very honestly I'll tell you, I really don't know how to explain it to you. ये मैं सही तरीके से बता भी पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। You know, जो लोग हम लोगों के साथ काम करके ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स निकालते थे, I'm not naming anybody and I'm not tagging anybody, please don't think like this. मगर आज उन लोगों को ऐसा लगता है, वो हमको एडवाइस देते, जो लोग हमको सुन सुन के सीख गए, वो हमको बोलते हैं यार बहुत पुराना लग रहा है यार, यार ऐसा लग रहा है। अरे पुराने गाने आप देखो, पुराने गाने ही चल रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं बोल दूं कि पुराने गाने किस किस को याद है, तो मेरे ख्याल से सारे का हाथ उठ जाएगा। नए गाने अगर मैं किसी से पूछ लूं तो 2, 3 या 4 लोग भी नहीं उसको यही पॉइंट है मेरा। ठीक है, हाँ साजिद कुछ कहना चाहते थे, तो मैं चाहूंगा कि कुछ यहाँ पे लोगों से पूछूं। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सब डिबेट जो हो रही है, जब बात हुई है, आपके जो सवाल है उसी पे आऊँगा मैं। पुराने गानों की जो बात है ना, उसमें सच्चाई है। आज जो कौसर ने बोला अभी कि आम फैम लैंग्वेज जो है, इसमें कोई शक नहीं कि आजकल यूथ जो है वो बहुत आम फैम लैंग्वेज बोलने लगा है। मुझे लगता है कि हमारी लैंग्वेज से ही हमारा प्रेम छूटता जा रहा है। क्योंकि क्या होता है, पढ़ाई थोड़ी सी अगर हम जबान सुधार दें या जबान सुधारने की दिशा दिखा दें या जबान के अलग अलग मायने समझा दें, तो उसमें कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, नौजवान का फायदा ही होगा। नहीं होता है बिल्कुल, बट चक्कर क्या है ना, वो अपने इश्क का इजहार अगर मोहब्बत से कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चीखने की जरूरत नहीं है उसमें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ऐसा नहीं है कि उस तरह के गाने नहीं चलते, अभी भी चलते हैं। और मैं एग्जांपल दूंगा मेरे ही गाने का, एक जो मैंने गाना किया था, तेरे मस्त मस्त दो नैन, हाँ, मैं मेरे दिल का ले गए चैन,
अभी इतनी सिंपली तरीके से कहा गया है किसी के लिए, फर्स्ट टाइम अ बॉय लुक्स एट अ गर्ल, इन दिस केस सलमान भाई लुक्स एट सोनाक्षी मेकिंग दैट घड़ा जो, और हाँ भाई क्या हुआ, तबला बजना जा रहा है। अच्छा। तो क्या होता है, और जब प्यार होता है तो पहली बात क्या आती है, जो दिल में बात आती है ना, जो सच्ची। लेकिन जब आप लोगों के पास गाना आता है तो कभी आप उनसे कहते हैं भाई थोड़ा सा इसमें तब्दीली कर दीजिए, थोड़ा सा इसको जरा नरम जी नहीं, बनाइए? मैं थोड़ा अपनी सा। बात बताऊंगा। मैं बता रहा हूँ इस सेशन के बाद आप सब लोग मुझसे बाद में ही कहेंगे भाई ये बड़ा पुराने ख्यालात का आदमी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, नहीं, मैं नहीं, अपना ऐसा- पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उससे इत्तेफाक न रखें। काम अभी भी जो हो रहा है ना, अच्छा काम जो होता है मिलजुल के ही होता है। हाँ। और इसका एग्जाम्पल ये है कि वॉट एवर वर्क वी हैव डन विद सलमान भाई, वी डू सिटिंग्स फॉर मंथ्स, और तब जाके वो सिटिंग में गाने बनते हैं। कोई भी गाना ऐसा नहीं बन जाता कि आज बनाया और हो गया। वी चेरिश द सॉन्ग, वी सिट ऑन द सॉन्ग, लिरिक्स पे बैठते हैं, मेहनत करते हैं, जो भी फिल्म की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से उसको 10-10 दिन 15-15 दिन देते हैं, तब जाके वी गो फॉर रिकॉर्डिंग। बस कैसे क्या शब्द यूज करूं, अंग्रेजी में उसे क्यूरोसिटी कहेंगे, हिंदी में मैं सोच रहा हूँ दिलचस्पी के कारण। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जब, हाँ शिवानी मेरी निर्देशिका ने बताया इच्छुक, मैं बड़ा इच्छुक हूँ ये जानने का कि जब आप गाना लिख रहे हैं लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, तो इसमें क्रिएटिव सेशंस जो होते हैं इस लाइन तक पहुंचने के लिए, ये प्रोसेस क्या होता है? ये कितनी बड़ी बात है, गहरी बात है कि लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, तो उसमें प्रोसेस क्या, आप अगर बताएं कौशल। सबसे पहले तो जब ये जो पूरा सेशन हो रहा है और ये जो भी बात होती है, लोग कहते हैं संगीत संगीत संगीत, एक्चुअली आप लोग लिरिक्स की बात कर रहे हो। बिल्कुल आई सही थिंक बात सो, एक्चुअली बात हो रही है लिरिक्स की। सेकेंडली आई डोंट, ये जो स्पेसिफिक, पॉइंट है आपका, हाँ मैंने कहा गीत संगीत सही बात है, लिरिक्स, हाँ इसीलिए मैंने इन सब लोगों के नाम लिए। ये जो सारे मेरे कोलीग्स हैं, मुझ समेत, चलो मैं अपने आप को पीछे नहीं रखती हूँ, हम सब जानकार, पढ़े लिखे, लिटरेचर, लिटरेरी बैकग्राउंड के लोग हैं जो जानते हैं कि यू नो अब इस स्पेसिफिक गाने का जो आप एग्जांपल दे रहे हैं। नहीं, मैं ऐसे और कई गानों का मैं पढ़ के आया हूँ, तैयारी के साथ आया हूँ, तो मैं और कई गानों का एग्जाम, हर फिल्म मेरी में एक मेरी ऐसा मूल गाना होता है। नहीं, मेरा कहने का मूल मकसद सिर्फ ये है कि अमा यार कैसे हो भाई, सब दुरुस्त है यार, सब ठीक चल रहा है, तो अगर यही गीत बन जाए जो आजकल बन जाता है, इसमें कौन सी रिसर्च लगती है, इसमें कौन सी सिटिंग्स होती है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। ये होते हैं हुक वर्ड्स, ये सबसे मुश्किल होते हैं। अब आपने मुझसे बजरंगी भाईजान के बारे में पूछा, तू जो मिला जो गाना था, बल्कि वो हाथों हाथ लिया गया था, उसको कबीर ने पूरी फिल्म में 7 बार इस्तेमाल किया। उसमें 7 अलग अलग वर्सेस लिखे गए थे। लोगों को वही याद होगा तू धड़कन में दिल, बट उसमें फिल्म के स्क्रीन प्ले के हिसाब से 7 अलग वर्जन लिखे गए थे जो फिल्म में इस्तेमाल भी हुए थे। लेकिन उस फिल्म का, उसमें मैंने वो भर दो झोली का जो वर्जन था वो भी लिखा था। लेकिन उस फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना कौन सा था? जय जय बजरंग बली। वाई? That's the catchy, that's the hook, that's the LOL. तो हर, and the selfie song, that is the selfie song. Yeah. कनिका जी, आपने बेबी डॉल, आपने बताया कि वो गाने से आप लोकप्रिय हुई, आपकी पहचान बनी, तो ये बेबी डॉल से आगे कोई गाना मिलता है आपको? मतलब मिलता से मेरा मतलब है कि अलग किस्म का गाना, सबकी जो भी संगीत सीखेगा उसकी बुनियाद तो सही संगीतमय शास्त्रीयता से होती है, उसके बाद लोग अपना अपना रुख और तरीका बदल देते हैं। इस मुल्क में किशोर कुमार जैसे लेजेंड्स भी हुए जिन्होंने म्यूजिक की औपचारिक ट्रेनिंग भी नहीं हासिल की थी। लेकिन आपको कोई कहता है कि भाई कुछ और गाने भी गाइए, कुछ और मौका भी आपको देते हैं, या ये साजिद वाजिद साहब जो अगल बगल बैठे हैं कहेंगे यार अलग तरह का गाना हम आपसे गवाएंगे? जी अब मिलने लगे हैं। पहले बेबी डॉल हुआ, फिर मैं लवली हो गई यहाँ। सो वो इंग्लिश वर्ड्स ऑफ कोर्स गानों में आते हैं, बट उसके बाद जब चिट्टिया कलाइयाँ आया, फिर छिल गए नैना जो मैंने NH10 में किया था, सो दैट वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स। रिसेंटली उड़ता पंजाब में मैंने डाडा डस्से किया, विच इज कम्प्लीटली अपेरेंटली नॉट माई स्टाइल, बट आई थिंक धीरे धीरे जैसे जैसे डायरेक्टर्स आपकी आवाज़ पहचानते जाते हैं, उसमें ढूंढ लेते हैं कुछ ना कुछ। एंड कमिंग बैक टू जो हम बात कर रहे थे, क्वालिटी एंड क्वांटिटी की आजकल गानों की, कि इतने गाने आते हैं चले जाते हैं, मालूम ही नहीं चलता है। इट इज़ ट्रू, मुझे भी नहीं मालूम चलता है, बट दैट इज़ बिकॉज एक एक्सपोजर आज का अलग है। आज का यूथ
अरबिक सुनता है, स्पेनिश सुनता है, इतना वेस्टर्न म्यूजिक सुनता है, हर डिफरेंट देशों के म्यूजिक आ गए हैं एंड एक्सपोजर इतना ज़्यादा है. सो आई थिंक इंडिया का यूथ इज ऑल्सो वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट एंड वो इंडियन म्यूजिक में भी वही सुनना चाहते हैं. ठीक है सर साहब, सीधी सीधी बात, क्या पहले अब स्थिति आ रही है? पहले लोग कहते साहब पुराने गाने वाले बताते थे मुझे, मेरे तमाम गायक मित्र के साहब, पहले एक बढ़िया संगीतकार साहब जो है धुन ले आते थे जी, और फिर धुन पर चर्चा होती थी, फिर वो हारमोनियम पे धुन बजती थी और फिर किसी बड़े लेखक या शायर से कहा गया यार इस धुन पे परिस्थितियां ये हैं, सिचुएशन ये है, गाना ये अभी भी ऐसे बनाते हैं. ये भी मतलब मेरी तरह पुराने ख्यालात के हैं. इसका मतलब ये कह रहे हैं मेरी तरह पुराने ख्यालात के हैं. सर पुरानी जमीन पे ही नई बिल्डिंगें खड़ी होती हैं. हमारे जो सिखाए हुए हैं ना 3-3, 6-6 महीने के बच्चे जो हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले क्या होता है. तो पहले बनी बनाई ऑर्केस्ट्रेटेड डिजिटल म्यूजिक की धुन आपको आ जाती है या पहले गाना? अब आजकल का प्रोसेस क्या है? तो कि नौजवान समझे ना, कोई उनको क्या बताएगा? सुनने को मिल रहा है. बताइए भाई आजकल का प्रोसेस क्या है? हाँ, आजकल का प्रोसेस तो बहुत सिंपल है सर. द बिगेस्ट इंस्पिरेशन इज कॉपी. कॉपी. जिसका माल जहां मिले उठाओ और दे दो. सिंपल. मैं आपको बताता हूँ 90% जो लोग काम करवाते हैं ना, हाँ. वो सीधे सीधे आपको एक गाना सुनाते हैं कि यार ये गाना देखा है तुमने, ऐसा गाना बना दो यार. अच्छा, अरे ऐसा गाना बना दो का क्या मतलब होता है? मतलब खुद की, मेरे ख्याल से खुद की पकड़ भी बहुत कमजोर हो चुकी है. पहले के डायरेक्टर्स को बहुत नॉलेज होती थी स्क्रीन प्ले की और स्टोरी की डेप्थ की, कि इसके अंदर क्या इमोशन चल रहा है. म्यूजिक क्या होता था? म्यूजिक आपकी फीलिंग्स को एनहांस करने के लिए यूज किया जाता था. म्यूजिक है क्या? म्यूजिक थोड़ी दिखता है. म्यूजिक तो एहसास है और उस एहसास को बाखूबी मतलब निभाया जाता तो था. आप कह रहे हैं कि अब मतलब सबसे आसान तरीका होता है कि आपको मोटा मोटी एक पैकेज डील दे दी जाती है कि भाई ये गाना नहीं ऐसे हमको बना नहीं, लो. हमको नहीं, अच्छा, आपको नहीं. हम लोग नहीं करते सर. ठीक है. अच्छा, आप ये नहीं करें, मतलब बाकी लोगों को हम अभी भी धोती पहनते हैं. नहीं, असल में पहले जो होता था, मैं दो दिन पहले ही जावेद साहब के साथ बैठी थी किसी सिलसिले में, तो ये असल में पहले क्या होता था, गाना लिखा जाता था. इवन अप टू अराउंड 20 years ago, पहले जो है उसकी जो शायरी होती देखिए, थी. आपने खुद ही कह दिया अप टू अराउंड 20 years ago, यानी कि 20 साल पहले तक गाना लिखा जाता था. जी. पिछले 20 साल से क्या लिखा जा रहा है? मेरे हिसाब से जो 90s का दौर था वो सबसे खराब था हाँ. म्यूजिकली, नॉट नाउ. अच्छा. न्यू मिलेनियम 2000 से तो हमारा म्यूजिक इम्प्रूव हुआ है. जो मेरे हिसाब से जो लेट 80s 90s का बॉलीवुड म्यूजिक था वो सबसे खराब था. लेकिन अब क्या होता है, अब धुन 9 times out of 10 धुन पहले मिलती है. धुन पहले में. हाँ, तो राइटर को धुन दी जाती है जो, तो अभी भी एम्फेसिस मेरे ख्याल से, अब एम्फेसिस ज्यादा मेलोडी पर ना कि मेलोडी राइटिंग पर है. मेलोडी पर है. ठीक है, ये मुझे नहीं पता. जब मैं सवाल लेना शुरू करूंगा तो पता चल जाएगा आप लोगों से यहाँ पे. हाँ, आप कुछ कहना चाह रही थी, प्लीज. हाँ, आई थिंक इट्स बीट भी बहुत मिलती है. पहले बीट बनती है, उसी एक ही बीट के ऊपर वही गाने. अभी एक्चुअली क्या है ना, कोई तरीका नहीं है संगीत बनाने का. अच्छा, आपको माइक इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई. हाँ जी, आप कह रहे I हैं. think what Kanika ji is talking ना, this is what is happening today. हाँ. You know, beat बना दो, अच्छी एक बीट बना दो. Believe me, एक वक्त होता था कि हम लोग जब compositions बनाते थे ना, तो उसमें हम मयार ढूंढते थे. उसमें हम ढूंढते थे कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो लोग बागों के दिलों में बसेगी. मगर आज है ना, हम वो सब नहीं ढूंढते. हम ये ढूंढते इसमें टंग चिकटंग चिंग टंग चिकटंग चिंग टंग, ये चलती रहे, रेलगाड़ी चलती रहे. देखिए वही, अब आप लोग चूंकि ईमानदारी से बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, हमारे एक बहुत पुराने अजीज निर्देशक प्रोड्यूसर मित्र थे, तो उन्होंने एक दफ़ा हमें बताया था, ऐसी मैं इसी टाइप की चर्चा करने लगा उनसे, जो उन्हें शर्तिया पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कहा बॉस पहले 10 दिन तो गाना डिस्को में बजना चाहिए, 2 गाने पिक्चर में ऐसे होने बहुत जरूरी है. तो आप लोगों को भी बोला जाता होगा? अरे जब मैं मुझसे आपको बता एक, सकते हैं. एक केस बताऊंगा आपको. एक बहुत बड़े डायरेक्टर, हम गुलजार साहब के साथ काम कर रहे हैं, तो वो गुलजार साहब से पता है क्या पूछ रहे हैं? हाँ. गुलजार साहब ये टैक्सी में चलेगा ना? हाँ. किसे? आई स्वेयर इट. तो मैंने तो अपना मुंह छुपा के हट गया. मैं बोला आज फिर डंडा गिरा. फिर उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि ये तो बहुत अच्छा है लेकिन वो वाली बात नहीं है. तो गुलजार साहब ने बड़े प्यार से देखा उनको, बोले जनाब ये वो वाली बात क्या होती है, मुझे पहले एक्सप्लेन करिए. तो बड़ा
होता है, ये सब चीजें भी होती हैं, हर आदमी कम से actually- कम आप लोग ईमानदारी से ये तो मान रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि ये दबाव रहता है। हालांकि लेकिन, आपका ये कहना क्या है देर आर कि सी, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे बुरे लोग हर डेकेड में रहे होंगे, और अभी भी देर आर गुड डायरेक्टर्स, दोज हु बिलीव इन स्क्रिप्ट्स और म्यूजिक। और हमेशा देखिए, हिंदुस्तान में एटलीस्ट ऑन एन एवरेज 100 पिक्चर बनती है। लेकिन उम्र नहीं होती इन गानों की, उम्र ये तो नहीं होती, लेकिन हकीकत है। पिक्चरें हिट कितनी होती है? हम्म, गिनती की 4 या 5, वो भी ढूंढनी पड़ती है कि ये पिक्चर कौन सी है। वो तो जगह नहीं मिल पा रही है। नहीं, जगह नहीं मिल पा रही। और दूसरी चीज क्या है, अब ज्यादा ध्यान ये है कि इसका सेलिंग पॉइंट क्या है, ये किस तरीके से 3 दिन में 100 करोड़ कर ले। लेकिन एक आप लोगों के सवाल लेने से पहले एक आखिरी बात ये भी मुझे बताया और समझाया गया है कि अब बाजार की वजह से, आर्थिक कारणों की वजह से ये बहुत जरूरी है, फिल्म चले ना चले म्यूजिक जरूर चले। सर आप बताना चाहेंगी, इसका प्रेशर होता है जब आपके पास गाना आया जाता है लिखवाने के लिए कि भाई देखो इसको ऐसे बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाने पे फिल्म टिकी है, फिल्म पे गाना नहीं टिका है। मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताऊं, हाल ही में मैं किसी फिल्म जिसके गाने मैंने लिखे हैं उसकी मैं एक मार्केटिंग मीटिंग में वही बैठी हुई थी, मतलब मेरा उधर कोई काम नहीं था, बट यूं ही 3 चीजें डिस्कस हो रही थी बस, पोस्टर, ट्रेलर, द फर्स्ट सॉन्ग। तो मैं कह रही हूँ पोस्टर, ट्रेलर, फर्स्ट सॉन्ग, फिल्म, कंटेंट, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, डायरेक्शन। तो ये एक कुछ फॉर्मूला मुझे बताया गया कि भाई टीजर, पोस्टर, आपका फर्स्ट ट्रेलर और ये जो पहला गाना है उससे भाई पब्लिक को अट्रैक्ट करना पड़ता है। प्रेशर है, इसीलिए वो वो पार्टी दबाव है, वाला वो आप गाना, कुछ नहीं कर सकते इसलिए उसका। वो पार्टी वाला गाना बड़ा जरूरी होता है। पार्टी वाला सबसे जिसको ज्यादा। आप डिस्को गाना कहते हैं, आज उसको पार्टी हाँ, वाला वो गाना। मतलब उस समय मुझे बताया गया 10 साल पहले। मैं कुछ बोलना चाहूँगा, मुझे कुछ याद आ जी, गया। तो मैं चाहूंगा आप कुछ सवाल लेना यहाँ से। ओके, मैं ये बात बोलना चाहूँगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। हम एक डायरेक्टर के पास, हमें किसी ने रिकमेंड किया कि जाओ, ये आए हैं डायरेक्टर और ये होटल में ठहरे हुए हैं और आप जाओ और वहाँ सेटिंग करो। उस वक्त रमज़ान का महीना था और हम दोनों भाई रोज़े में होते थे। तो मैंने कहा यार रोज़े में इतना प्रेशर लगाएंगे कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हमें ये भी डर था कि यार अब रोज़े के चक्कर के अंदर कहीं फिल्म ना चली जाए। तो मैंने कहा चल संभाल लेंगे यार, दोनों भाई हम लोग एक दूसरे को करके पहुँच गए। अब हमने गाना सुनाना चालू किया तो उनका लिटरली एक्सप्रेशन ये था, वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिर हमने दूसरा सुनाया, फिर हमने तीसरा सुनाया, तो वो हर गाने को वेरी गुड, ये गाना रख लो, और ऐसे करके है ना उन्होंने 16 गाने रख लिए। अब मैंने वाजिद के कान में बोला, मैं बोला वाजिद ही इज मेकिंग 1 फिल्म ओनली ना? तो वाजिद बोला हाँ एक ही पिक्चर बना रहा है। तो मैंने कहा वाजिद ये आदमी कुछ और है। मैं बोला रुक जा अभी इसके। तो बोले एनीथिंग न्यू? तो आप यकीन मानना मैंने गाना चालू कर दिया, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना। He looked, he's saying, super it, I will take this. तो मैंने बोला वाजिद ये है वो, इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ये 5 आंख वाला आदमी है, मैंने इसको छोड़ लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि रेडियो के युग में, और रेडियो बहुत खूबसूरती से, हाँ देखिए सर्वप्रिया जी हमारी साथी ये प्रश्न पूछना चाहती हैं, और आप लोग में से मैं कोशिश करूंगा जितने सवाल हों। हाँ प्लीज। कौसम मुनीर जी, पहले तो मैं आपको बधाई देती हूँ कि क्योंकि मैं ज़्यादा लिरिसिस्ट है नहीं इंडस्ट्री में जो फीमेल्स हों, और म्यूज़िक डायरेक्टर्स तो पता नहीं शायद कोई है ही नहीं जो फीमेल्स हों। लेकिन मेरा सवाल साजिद वाजिद से है। आप लोग इतनी जगह पे रियलिटी शोज़ आप बहुत जज करते हैं, और जब मतलब कोई विनर होता है और बहुत सारे टैलेंट है और लगता है कि यही अगला स्टार होगा, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी ऐसे क्यों होता है कि 150 फिल्मों में अरिजीत सिंह ही गाना गा रहा है? आप फिर यूथ आगे कैसे आएगा अगर आप लोग चांस नहीं देंगे? और क्योंकि यूथ कॉन्क्लेव है, इसलिए मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि फिर बार बार एक ही सिंगर को इतना क्यों गवाया जाता है जबकि हमारे पास इतना टैलेंट है पूरे देश में? अच्छा, एक ही सिंगर को क्यों? कोई सफल हो जाए तो उसको बार बार नहीं गवाएं? नहीं सर, गवाना चाहिए, लेकिन एक अच्छा, बहुत ही बाकी को? रेपिटेशन हो जाता है। हाँ, मुझे भी इन्होंने आज तक कभी मौका नहीं दिया। हाँ, बताइए आप लोग एक ही को देखिए, क्यों गवाते हैं? हिंदुस्तान में खाली ये सब- कनिका जी गाना गाएंगे, बाकी को मौका नहीं। नहीं, हिंदुस्तान के अंदर ऐसा होता है, पहले तो अपनाते नहीं है कि आदमी स्ट्रगल करता रहता है, कई साल निकल जाते हैं, उसकी पूरी हालत खराब हो जाती है, लेकिन जब वो कामयाब होता है तो फिर वही दिखता है और कोई दिखता नहीं।
और ऐसा ये आप अरिजीत के साथ नहीं देखिए, कुमार शानू जी के साथ भी हुआ था, उदित नारायण जी के साथ भी हुआ था, सोनू निगम साहब के साथ भी हुआ था, और इवन कविता जी के साथ में, अलका जी के साथ में, जितने सिंगर्स, एक टाइम था कि एक ही सिंगर गाता था, बाकी दूसरे को चांस नहीं मिलता था। आई थिंक आज बल्कि आपको लग रहा है ऐसा, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नए सिंगर्स गा रहे हैं। मोहम्मद इरफान बहुत अच्छा गा रहे हैं, जिनके गाने काफ़ी हिट हो रहे हैं। कनिका इज सिंगिंग सो गुड। तो आज नई वॉइस की कदर है और नई वॉइस को चांस दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ एक ही जन गा रहा है। और कोई अगर हो कोई सवाल? और रियलिटी के माध्यम से मैं बोलूंगा आपको कि क्या है, एक बताइए। रियलिटी शो जो होता है ना, उसके अंदर बच्चे जो गाते हैं, वहां जो उनको सक्सेस मिलती है ना, वो रियलिटी शो के बाद हजम करना भारी पड़ जाता है उनको। बिकॉज द काइंड ऑफ अटेंशन दे गेट, यू नो, दे बिकम पॉपुलर इन मैंने 6 आपसे एक बात मंथ्स। कही थी कि उसमें भी वो 40 साल 45 साल पुराने गाने गाते हैं। आप जैसे ही संगीतकार जजेस को प्रभावित करने के लिए, उस प्रतियोगिता को जीतने के लिए उस समय के गाने गाते हैं वो लोग। नहीं, लेकिन अभी एक्चुअली यही होता है ना कि वो रियलिटी शो के लिए तैयारी एक अलग होती है, बट रियलिटी शो की तैयारी और असल जिंदगी की तैयारी अलग होनी चाहिए। इसमें फर्क है। आपसे हाँ प्लीज बताइए सर। नमस्कार साजिद वाजिद भाई, नमस्कार। आपका पुराना फैन हूँ। एक छोटी सी बात है, कहा जाता है बेखुदी आठों पहर हो ये जरूरी तो नहीं। आपकी जब आवाज़ आप बिल्कुल दोनों बेखुदी में नहीं होते हैं तब क्या बनाते हैं और तब क्या गाते हैं? सुना आपने? तब क्या बनाते हैं तब क्या गाते हैं? जब हम बेखुदी में नहीं होते। हाँ थोड़ा सा बेखुदी के मायने है ना, आजकल मैं बहुत भूल चुका हूँ, बहुत डिफरेंट आते हैं। किस बेखुदी की बात कर रहे हो? 90s की, 80s की, के 2000? नहीं, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जिस समय आप कमर्शियलाइज नहीं होते हैं। जब हम कमर्शलाइज नहीं होते हैं तब हम एक दूसरे भाई का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ ऐसी चीज बनाना चाहता हूँ जिसकी वजह से इसकी चेहरे पे मुस्कान आ जाए और ये बोले वाह यार। क्या और ये वो वाले गाने होंगे जो अभी तक रिलीज नहीं हुए? नहीं, ऐसे भी बहुत ये सारे वो वाला गाने, संगीत होगा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ऐसे भी बहुत सारे गाने हैं जो हमारे रिलीज नहीं हुए और हम देना भी नहीं पसंद करते। विज्ञापन की दुनिया में कहा जाता है कि बहुत सारा विज्ञापन की दुनिया का ऐसा काम है जिसे यादगार माना जाता है लेकिन वो कभी सामने नहीं आया। तो संगीत में भी ऐसा होता है? नहीं नहीं, सर- ऐसा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो भी काम किया अभी तक के, उसमें बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो हमको पसंद है, तो ही वो आए हैं। तो ही क्योंकि वो आए। हम लोग सुनाते ही हैं वो गाने जो हमको पसंद होते हैं। और कोई अगर यहाँ पर, वक्त बहुत कम है। हाँ प्लीज। हाँ एक छोटा सा सवाल था कि 80 करोड़ से ज्यादा लोग गांवों में रहते हैं ओह, हिंदुस्तान में। मैं लूंगा आपका सवाल। हाँ प्लीज हिमांशु। जी, 80 करोड़ से ज्यादा लोग गांवों में रहते हैं। जो पॉपुलर कल्चर है अभी हिंदुस्तान में, जिसका आप सब जिक्र कर रहे हैं, उसमें उस सोच का, उस फोक म्यूजिक का बहुत ज़्यादा अब चर्चा भी नहीं होती। एक समय था जब बहुत सारी फोक म्यूजिक जो थी, जो ऐसा भारत जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते थे, उसको रिवाइव करने की कोशिश होती थी। वो पॉपुलर म्यूजिक, पॉपुलर कल्चर में रिफ्लेक्ट करता था। अभी जो पिछले 3-4 साल 5 साल से जो आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, वो जो भारत है जो गांवों में रहता है, 80 करोड़ से ज़्यादा लोग गांवों में रहते हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो फोक म्यूज़िक है, उनकी जो लोकल कल्चर है, क्या वो पॉपुलर कल्चर में रिफ्लेक्ट होता है आजकल? या होता है तो किस हद तक होता है? और आपको लगता है कितना ज़रूरी है कि जब आप एक मास बेस के लिए म्यूज़िक बना रहे हैं तो एक अर्बन लैंडस्केप तक आप क्या अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, या आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो शहरों में रहने वाले लोग जो रिलेट करते हैं जिस म्यूज़िक से, शायद वो जो ग्रामीण परिवेश में जो लोग रहते हैं वो डायरेक्टली उससे रिलेट नहीं करते होंगे। तो पॉपुलर कल्चर में जो रूरल लैंडस्केप की जो अपनी सर, सोच है, इतना बड़ा आपका सवाल है? क्योंकि मैं नहीं, I'll be very honest, मैं आधा भूल गया हूँ। उनके सवाल का सारांश, उसकी भावना ये है कि जिसे हम लोकप्रिय संस्कृति कहें और ग्रामीण संस्कृति का हिस्सा है, उसमें से जन्मिया हुआ संगीत, उसमें से उपजा हुआ संगीत कहाँ कहाँ आप लोग पकड़ पाते हैं? फोक गीत तो बनाकर संगीत में उतार कर उसको पिरोकर बनाते हैं, तो मेरे ख्याल में वो ये पूछ रहे हैं वो कहाँ पर दिखाई पड़ता है लोकप्रिय संगीत में? मुझे लगता है बल्कि आज के ज़माने में, आपका सवाल जो है, आज के ज़माने में फोक म्यूज़िक ज़्यादा यूज़ होता है, जी। लेकिन तरीका यूज़ करने का ऐसा है जो आपको पता नहीं चलता। बिकॉज उसको इस तरीके से खूबसूरती से बनाया जा रहा है। ऐसे बहुत से गाने ऐसे हैं जिनका फोक लेके उसको एक मॉडर्न गाने में बना दिया गया है, और जो एंजॉय कर रही है यूथ आज, जो एंजॉय कर रही है, उसके अंदर फोक है। और एक गाने नहीं, बहुत सारे गाने हैं। और चक्कर क्या है? Truly मैं एक सवाल पीछे से लेना चाहूंगा। हाँ
प्लीज। मेरा नाम साइमा है और मैं और एक मैं आप शो लोगों को बताना चाहूंगा कि इनका बहुत ही मशहूर रेडियो का कार्यक्रम है जिसका नाम है, और मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं, जिसका नाम है पुरानी जीन्स। प्लीज। जी वाह, मैंने आपकी रेडियो सुन के सारी पुरानी जीन्स संभाल के रखी है। ओके सो आई थिंक मैं जो शो करती हूँ पिछले 13 साल से पुराने गाने चलाती हूँ और इस जनरेशन को बहुत अच्छे से समझती हूँ क्योंकि हम आईफोन 7 जनरेशन है, हमें अपग्रेड की बहुत जल्दी जल्दी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बधाई देना चाहूँगी कि इतने प्रेशर के बावजूद उस तरह का म्यूज़िक और उस तरह की सिंगिंग आप लोगों ने बरकरार रखी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी क्या फ़र्क इतना है कि जिस ज़माने में नौशाद साहब म्यूज़िक बनाते थे या मजरू साहब लिखा करते थे, उस ज़माने में वो ये नहीं सोचा करते थे कि मार्केट में सप्लाई क्या है, वो अपना शौक पूरा करते थे, अपने टैलेंट को, अपने पैशन को सामने लेकर आते थे और इसलिए वो गाने पेड़ बन के खड़े हैं हमारे सामने। और आज शायद आपको उतना मौका नहीं मिलता कि आपके अंदर जो आर्टिस्ट है वो खुल के वो कर सके जो वो करना चाहता है। बार बार मार्केट डिमांड की वजह से वो बकल डाउन कर देता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। कौसर जी, आपसे मेरा ये सवाल है, कभी मैं जरूर चाहूंगा कि आप उनसे पूछिए, और कनिका आप जरूर इसका जवाब दीजिए। आप एक लोकप्रिय गायिका हैं, तो कभी का अगर आपको ये दिल में दर्द होता है भाई ये वाला गाना काश हमने गाया होता, प्लीज। कौसर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, कभी आपके पास कोई ऐसी डिमांड आई है कि आपको इस तरह का गाना लिखना है और आपने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, मैं इस तरह का गाना नहीं लिखूंगी, और अपने अंदर के आर्टिस्ट को जिंदा रखा? क्या आपने ऐसा किया? मैं आपके अंदर के आर्टिस्ट से ये जानना चाहूँगी जिसने मार्केट डिमांड के सामने अपने आप को नहीं झुकने दिया। ये एक हफ्ते में 4 बार कर दिया था। हाँ प्लीज कौशल जी जवाब दीजिए। हाँ, इस बस सिंपल वन वर्ड आंसर इज़ यस। लेकिन इतना ये क्लिनिकल नहीं है। मैं मार्केट को बुरा नहीं मानती। हम मार्केट में ही मेरा जो अगर गीत हो या मेरा शेर हो या मेरी कविता हो, मैं उसे जब तक लोग सराहेंगे नहीं, उसे खरीदेंगे नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं बुलाया जाएगा। तो वो उस चीज़ से मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम है कि अगर कुछ मेरी सेंसिबिलिटी, मेरे ख्यालात और मेरी जिस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी जीती हूँ उसके बारे में सोचती हूँ। मेरी 14 साल की बेटी है, मैं जो उसको समझाना, पढ़ाना, लिखाना चाहती हूँ, अगर उससे कुछ विपरीत हुआ तो फिर मैं वो नहीं करती। मैं बस एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। हाँ, वक्त बहुत कम है जी। एक सवाल पूछना चाहूँगा। हम सब बात कर रहे हैं कि मार्केट डिमांड की, पॉपुलर डिमांड, लोगों को जो चाहिए वो देना चाहते हैं। पहले एक फेज़ थी जब स्टोरी रुक जाती थी जब गाना आता था, एंड कई बारी जो है वो स्टोरी से लिंक भी नहीं होता था। फिर एक फेज़ आई कि स्टोरी और ज़्यादा तेज़ आगे बढ़ती थी गाने के साथ। अभी जिस तरह की जनरेशन है और जिस तरह के लोग बात करते हैं, पीपल आर इम्प्रेस्ड बाय हॉलीवुड, दे डोंट इवन हैव सॉन्ग्स इन दी मूवीज़। अगर इस तरह से पॉपुलर डिमांड के आगे झुकते रहेंगे और स्पाइनलेस हो जाएंगे, ऐसा कहीं वक्त तो नहीं आएगा हमारी इंडस्ट्री में कि मूवीज़ के अंदर सॉन्ग्स होंगे ही नहीं? लोकप्रियता के आगे हम कब तक झुकेंगे? चलिए, समाधान की बात करना जरूरी है। ऐसा वक्त आ गया है। आपको अगर पता होगा कि ऐसी फिल्में आई थी बीच में, राम गोपाल वर्मा ने फिल्म निकाली जिसमें गाने नहीं थे। बहुत सारी ऐसी फिल्म आई हैं जिसमें गाने नहीं थे। और हॉलीवुड फिल्म के अंदर भी आपको गाने हैं ना, वो गाड़ी के ऊपर पिक्चराइज नहीं दिखते, मगर आप गौर से कभी भी हॉलीवुड फिल्म देखो ना, उनके बैकग्राउंड के अंदर गाने छुपे होते हैं, उसमें हुक्स छुपे होते हैं, म्यूजिक होता ही होता है। लेकिन बिल्कुल वक्त नहीं है। एक आखिरी बात कनिका जी आपसे, ये लोकप्रियता के आगे हम कब तक झुकेंगे? खाली वही एक मापदंड होगा, वही एक कारण होगा, वही एक वजह होगा, वही एक बेंचमार्क होगी। ये पॉपुलर है ये गाना, या पॉपुलर है ये म्यूजिक, तो यही डिलीवर करना है हमको। मैं ये कहना चाहूंगी दैट जितने समय से मैं हूँ इंडस्ट्री में, मैंने एक चीज यही देखी है दैट शायद पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, बट आज के जमाने में म्यूजिक डिसाइड कौन करता है, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा पॉइंट। आज के जमाने में म्यूजिक डिसाइड करते हैं आपके म्यूजिक कंपनी के सीईओ, उससे ऊपर उनके ओनर्स, उससे नीचे हीरो, उसके बाद उनके आर्टिस्ट कौन है, सही बात। उनको पे बैक कितना मिलता है उनसे, दैट इज द ट्रूथ। मतलब पूर्णतः
पूर्णतः बाजारी Then it comes to the music directors. So music directors are really under pressure. एक ही चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अब इस विषय का कोई समाधान सीधे तौर पर तो नहीं निकल सकता, लेकिन क्या कौशल जी संभव है क्या ये कि भाई 10 फिल्मों में से या 8 फिल्मों में से 2 के गाने अलग हों, कि बिल्कुल ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी संभव नहीं है, जिसमें ज्यादा सुरीले गाने हों, मेलोडी का ज्यादा होते हैं असर हो? लेकिन शायद वो सुनाई नहीं देते, क्योंकि वो वो सुनाई जो नहीं- रेडियो वो वेव्स दब एयर जाते वेव्स भी होते हैं वो भी खरीदे हुए होते हैं, तो शायद वो सुनाई नहीं देते। एक फिल्म आई थी जो चली नहीं, फैंटम, उसमें मेरे 3 गाने थे, वो अगर आप अरे सूफी भाई, सुने तो वो ऐसा सुने, संभव लेकिन है? उसमें 8-10 अफगान फिल्मों जलेबी में चला कोई, था। 2-3-4 इस तरह के गाने आते हैं, गाने मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि नहीं आते, ये तो बिल्कुल गलत होगा, सरासर नाइंसाफी होगी आज के संगीत बनाने वालों के साथ, लेकिन वो ज्यादा बेहतर हो जाएं या उनकी जगह ज्यादा बड़ी हो जाए फिल्म में, क्या पॉसिबल है? ये जैसे होता उन्होंने रहेगा। कहा, सीईओ डिसाइड करता है, हीरो डिसाइड करता है, कंपनी डिसाइड करती है, उसके ऊपर उसका मालिक डिसाइड करता है। सर ये हमारी ये सब बातचीत है ना, ये भी एक दौर की एक तरीका है। आज हम लोग, आप हमसे ये सब सवाल कर रहे हो, आने वाले वक्त में आप दूसरे लोग बैठेंगे, आप अलग किस्म के सवाल करोगे, क्योंकि सिंपल सी बात ये है, जो बिकता है वो 100% बिकता है और उसको दुनिया खरीदती है, मासेस ने उसको हिट कराया है, तो उसके ऊपर कुछ बोल ही नहीं सकते। और हम लोगों को ये होता है कि मोल्ड योर सेल्फ, आप ये काम करते हैं, मगर आपको आपके सर्वाइव करना है, कंपटीशन में रहना है, तो आपको ये भी करना ही पड़ेगा।